वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 9। रूही चारों तरफ देखकर शॉक्ड हो जाती है। चारों तरफ लाइट्स की डेकोरेशन थी। रूही की नजर स्विमिंग पूल पर जाती है। पूल के बीच में एक डाइनिंग डिनर टेबल लगा हुआ था। दोनों तरफ चेयर थी और टेबल पर कैंडल जल रही थी। पूरी डेकोरेशन वाइट एंड रेड थीम बेस्ट थी। रूही के चेहरे पर ये सब देखकर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी पीछे से कोई रूही को बाहों में भर लेता है। रूही गहरी सांस लेते हुए आरो आरो रूही के कान पर किस करते हुए सॉरी स्वीट हार्ट बोलकर आरो रूही के सॉरी स्वीटहार्ट बोलकर रूही को अपनी तरफ घुमाता है। आरो और रूही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आरो रूही का चेहरा अपने हाथों में लेकर सॉरी बहुत छोटा वर्ड है, मेरी गलतियों के लिए जानता हूँ, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे, पर मैं क्या करूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे पता है हम जब जब मिले हैं तब से मैंने तुम्हें हर्ट किया है, उसके बावजूद तुमने मुझसे प्यार किया। शुरुआत में अपने गुस्से और नफरत को मैं तुम पर निकाला था, फिर समझ आया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब तुमने मुझे छोड़कर जाने की बात की ना, तो मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ। गुस्से में तुम्हें मार दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सर नीचे करके आज तक मैं किसी के सामने नहीं झुका, पर आज अपनी मोहब्बत के आगे झुक रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत मेरी इबादत हो। आई प्रॉमिस अगली बार तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। प्लीज आखिरी बार माफ कर दो। रूही जो अब तक आरव को हैरानी से देख रही थी, आरव का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर ऊपर करती है। रूही देखती है कि आरव की आंखें नम थी। रूही झुककर आरव के माथे पर किस कर लेती है। रूही आरव के आंखों में देखते हुए क्या माफ, पर एक शर्त पर, कि आप कभी मुझे मारेंगे नहीं। आरव हल्की मुस्कान के साथ नेवर। रूही हंसते हुए अब उठिए, या ऐसे ही बैठने का प्लान है। आरव भी उठ जाता है। रूही पुल की तरफ देखती हुए, हम तो मुझे खुश करने के लिए पूल डिनर डेट प्लान की गई थी। आरव रूही के गाल पर किस करते हो। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने जो रखती है। आरव रूही को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए, उस रूम में तुम्हारे लिए एक ड्रेस है, चेंज करके आओ। रूही में हाँ में सर हिलाते हुए रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही आती है। आरव की नजर जैसे ही रूही पर पड़ती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। आरव ने व्हाइट कलर की स्टेप वाली एंड डीप नेक वाली शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनी थी, जो रूही की थाइस तक थी। उसके ऊपर व्हाइट शर्ट। रूही बहुत हॉट लग रही थी। आरव ने भी व्हाइट शर्ट और पैंट पहनी थी। आरव रूही के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे पुल पर सेट किया टेबल के पास ले जाता है। आरव रूही को चेयर पर बैठाता है और खुद उसके सामने बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। लास्ट में आरव दोनों के लिए रेड वाइन निकालता है। दोनों एक ही गिलास से वाइन पी रहे थे। वाइन पीते थोड़ी सी वाइन रूही के होठों के किनारे से उसकी गर्दन पर गिर जाती है। देख आरव का गला सूख रहा था। रूही ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए उसे अब नशा चढ़ रहा था। रूही खड़ी होकर टेबल के किनारे चल जाती है। आरव भी रूही के पीछे खड़ा हो जाता है। रूही पीछे घूमकर आरव को देखती है। आरव रूही की आंखों में देख रहा था, जिनमें अलग ही नशा दिख रहा था। रूही आरव के कान में लेट्स एंजॉय बोलकर रूही आरव का हाथ पकड़कर आरव को अपने साथ पुल में खींच लेती है। दोनों पुल में गिर जाते हैं। आरव रूही को पुल में ही कमर से पकड़कर खुद से सटाकर खड़ा कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पर्सनैलिटी किस करने लगते हैं। रूही के हाथ आरव के बालों में चल रहे थे। आरव का एक हाथ रूही की कमर पर था और दूसरा हाथ रूही के सिर पर चल रहा था। करीब 20 मिनट बाद रूही और आरव के होठ अलग होते हैं। आरव रूही की गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। रूही गहरी सांस लेती है। रूही ने अब दोनों पैर आरव की कमर पर लपेट दिए थे। आरव के दोनों हाथ रूही की पीठ पर थे। दोनों की आंखें बंद थी। आरव फिर से रूही के होठों से अपने होठ जोड़ देता है। आरव रूही को किस करते हुए उसे पुल से बाहर लाता है। रूही ने अभी भी आरव की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट रखे थे। आरव और रूही एक दूसरे को बच्चों में जा रहे थे। आरव बिना किस ब्रेक के रूही को रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। बेड पर लेटने के बाद उन दोनों की किस ब्रेक होती है। आरव रूही की बॉडी को देखता है, जो पानी में भीगने की वजह से नाइटी में झलक रही थी। आरव रूही की आंखों में देखते हुए उसकी ड्रेस उतार देता है। रूही आरव के सामने नहीं थी। आरव आरव रूही की पूरी बॉडी पर अपने निशान छोड़ रहा था। रूही अपनी आंखें बंद किया आरव को फील कर रही थी। आरव रूही के इनर आइज पर किस करता है, जिस रूही अपने दोनों हाथों को बेडशीट में कस कर पकड़ लेती है।
और रूही करीब 3 बजे एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह रूही की आँख खुलती है और वे आरव को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आरव उसे ही देख रहा था। रूही मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग आरव रूही के गाल पर किस करते हुए गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। रूही आप कब उठे आरव? जब मेरी स्वीटहार्ट सो रही थी। रूही मुंह बनाती है व्हाट यू आंसर बोलकर रूही आरव के सीने से लग जाती है। आरव रूही के कान में स्वीटहार्ट तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो। रूही हैरानी से आरव को देखते हुए मैं कैसे सीड्यूस कर रही हूँ आपको? आरव रूही के होठों के करीब जाकर स्वीटहार्ट तुमने कुछ पहना नहीं है, अगर तुम ऐसे ही रही तो फिर प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। आरव की बात सुन रूही का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। रूही आरव के सीने में मुँह छुपाते हो। आरव प्लीज तेज मत करिए। रूही की बात सुन आरव हंसते हुए रूही पर अपनी पकड़ कस देता है। थोड़ी देर बाद आरव रूही को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। करीब 1 घंटे बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। आरव और रूही दोनों ने बाथरोब पहना था। आरव किसी को कॉल करके कपड़े मंगवाता है। थोड़ी देर में कपड़े आ जाते हैं। आरव अपने कपड़े पहनकर रूही को कपड़े पहनाते हैं। कपड़े पहनाने के बाद आरव रूही के लिप्स पर हल्का किस करते हुए भूख लगी है। रूही को पिज़्ज़ा फेस बनाते हुए हाँ बहुत। आरव हल्की मुस्कान के साथ बाहर चलो खाना खाने बोलकर आरव रूही का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाता है। बाहर एक टेबल लगी हुई थी। रात की पूरी अरेंजमेंट हटा दी गई थी। आरव रूही को चेयर पर बैठा देता है। स्विमिंग पूल के पास उनकी टेबल थी। रूही खाते हुए आरव यहाँ का खाना ना बहुत टेस्टी है। रूही की बात पर आरव कुछ नहीं बोलता, बस रूही को देखकर मुस्कुरा देता है। रूही खुद अपने हाथ से आरव को खिलाती है। खाने के बाद दोनों होटल से निकल जाते हैं। कार में आरव पार्टीशन लगाकर रूही को गोद में बिठा देता है। रूही क्या हुआ? आरव रूही के कान में आई वांट किस स्वीटहार्ट। रूही हकलाते हुए आरव आप। आरव बीच में ही किस में स्वीटहार्ट। आरव की बात सुन रूही कुछ पल आरव को देखती है, फिर धीरे से आरव के होठों पर अपने होठ रख देती है। आरव दोनों हाथों से रूही की कमर को पकड़े हुए था। रूही का एक हाथ आरव के गले और दूसरा हाथ आरव के बालों में था। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद रूही आरव से अलग होती है और आरव के गले लगकर गहरी सांस लेने लगती है। आरव रूही को कसकर पकड़ते हो आई लव यू स्वीटहार्ट। रूही आरव के गले लगे उसके कान में आई लव यू स्वीटहार्ट। रूही की बात पर आरव के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद रूही आरव से अलग होकर उसकी गोद से उतरकर आरव के बगल में बैठ जाती है। आरव रूही के बाल सहलाते हुए आज कॉलेज जाना है। रूही नहीं, एग्जाम आने वाले हैं तो अभी कॉलेज नहीं जाना। रूही की बात पर आरव उसे हिला देता है। थोड़ी देर बाद एक कार AK विला के आगे रुकती है। आरव रूही के माथे पर किस करके कहीं बाहर मत जाना। रूही आरव के गाल पर किस करके आओगे। आरव के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रूही कार से उतर जाती है। रूही के जाते ही आरव के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। अब उसके फेस पर कोई स्माइल नहीं थी। आरव ड्राइवर से चलो। करीब आधे घंटे बाद आरव की कार सिंघानिया हाउस के बाहर रुकती है। आरव कार से उतरता है। इस वक्त आरव के भाव बेहद सख्त है। आरव कुछ पल उसे घूर कर देखता है, फिर अंदर जाता है। आरव कुछ पल उस घर को देखता है, फिर अंदर जाता है। अंदर सभी लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। आरव अंदर आते ही साइड में रखा वो गिरा देता है। सबका ध्यान गेट पर चला जाता है। गेट पर आरव को देख सभी अपनी जगह पर से खड़े हो जाते हैं। विजय गुस्से में तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? आरव बिना किसी भाग याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? सिंघानिया भूल गई ये घर तुम्हारा नहीं है मयंक। और रियली तो क्या तुम्हारे? आरव तिरछी मुस्कान के साथ ऑफ कोर्स। क्यों? सिंघानिया अपने बेटे को सब बताया पर यह नहीं बताया कि यह घर किसका है। विजय गुस्से में तुम इस घर पर अपना हक कैसे जता रहे हो? तभी कोई पीछे से जब बिजनेस से क्या है तो ये घर भी उसी का होगा। ये आवाज़ सुनकर जब सब आरव के पीछे देखते हैं वो करण था जिसने ये बात बोली थी। उसके साथ एक लॉयर भी था मयंक के साथ। वो तो अब चमचा भी आ गया। करण मजाक उड़ाते हुए चमचा होने में कोई बुरा नहीं है। एटलीस्ट मैं तेरा कुत्ता तो नहीं हूँ जो अपने बाप के इशारों पर तुम हिलाता है। मैं गुस्से में हूँ। यूँ हद से ज़्यादा बोल रहे हो तुम। करण मुस्कुराते हुए ऑब्वियसली हद में बोलना मुझे आता ही नहीं। करण आरव की बात सुन करण लॉयर्स के पेपर लेकर विजय को देता है। आरव जाकर किंग साइज सोफा पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ जाता है। विजय जैसे जैसे पेपर पढ़ रहे थे वैसे उनके एक्सप्रेशन बिगड़ रहे थे। विजय गुस्से में चिल्लाते हुए तुम ठीक नहीं कर रहे हो आरव। खुराना भूल गए कि 15 साल पहले क्या हुआ था तुम्हारे परिवार के साथ। आरव खड़े होकर बेहद भयानक आवाज में चिल्लाते हुए आवाज नीचे मुझे मेरे अलावा किसी और की ऊंची आवाज नहीं पसंद। फिर विजय की आंखों में देखते हुए 15 साल पहले जो तुम लोगों ने किया था ये उसी की भरपाई है। आरव हाथ फैलाकर ये मेरा घर है, मेरी अमानत जो आज मैं तुमसे वापस ले रहा हूँ। मीसा डेड ये क्या बोल रहा है? ये तो हमारा घर है ना करण, ये तुम लोगों का घर कभी था ही नहीं। ये एक का घर है। साहिल जो अब तक शांत खड़े थे वो आरव को देख रहे थे जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिख रही थी। साहिल मैंने कहा था ना विजय अपने गुनाह एक्सेप्ट कर लो। इस ज्वालामुखी के अलावा तुम या मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साहिल की बात सुन सभी साहिल को देखने लगते हैं। जहाँ विजय मयंक और मीसा आंखों में गुस्सा लिए साहिल को देख रहे थे वहीं आरव और करण हैरानी से साहिल को देख रहे थे। आरव साहिल की आंखों में गौर से देखते हो पछतावा पर अब बहुत देर चुकी है। साहिल तुम गलत हो। विजय और मैं भी गलत था। साहिल तुम गलत हो। विजय और मैं भी गलत था पर मैं आज सही हूँ। तुमने अपनी बुराई और लालच में अपने बच्चों को भी शामिल कर लिया। संभल जाओ और सुधर जाओ बोलकर साहिल एक नजर आरव को देखकर वहां से चले जाते हैं। आरव सख्त धैर्य में तुम लोगों को इन्विटेशन देना पड़ेगा ये घर खाली करने के लिए। आरव की बात सुन विजय और मयंक गुस्से से आरव को घूरते हैं। करीब 10 मिनट बाद विजय मयंक और मीसा अपना सामान लेकर हॉल में आते हैं। आरव डेविल स्माइल के साथ आज मेरी सभी चीजें मुझे वापस मिल गई है नाउ गेट आउट। वे दोनों गुस्से में वहां से निकल जाते हैं पर अपने दिल में नफरत लेकर आरव उस पूरे घर को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। करण आरव को देख रहा था। करण मन में आज फिर एक बार
उसे दर्द से गुजर रहे आरव में चाहकर भी से नहीं संभाल सकता। आज संभालना होगा आरव को, वरना मैं टूट जाएगा। अब रूही आरव को संभाल सकती है। करण आरव को देखते हुए सब सोच रहा था। आरव पूरे घर को देखते हुए ऊपर फ्लोर पर एक रूम में चला जाता है। करण एक बार उस रूम को देखता है, फिर रूही को कॉल करता है। रूही इस वक्त रूम में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी, तभी उसका फोन बजता है। करण का नाम देकर रूही मुस्कुराते हुए फोन उठा लेते हैं। रूही मुस्कुराते हुए, हेलो भाई। करण सीरियस टोन में, रूही आरव को तुम्हारी जरूरत है। रूही घबराते हो, भाई क्या हुआ आरव को? करण रूही आरव को हुआ कुछ नहीं है, बट ही नीड यू। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से उस एड्रेस पर पहुंचे, बोलकर करण कॉल कट कर देता है। रूही बेड से उठती है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। रूही देखती है करण ने उसे एड्रेस भेजा था। रूही जल्दी से घर से निकल जाती है। सिंघानिया हाउस। करण परेशानी से उधर उधर घूम रहा था, तभी रूही अंदर आती है। करण की नजर जैसे ही रूही पर पड़ती है, वे रूही के पास आता है। रूही घबराते हुए, क्या हुआ भाई, कहाँ है आरव? करण ऊपर रूम की तरफ इशारा करते हुए, उस रूम में है। करण की बात सुन रूही जल्दी से ऊपर चले जाती है। करण रूही को जाते थे गहरी सांस लेकर, संभाल लेना रूही। रूही उस रूम में जाती है तो वो रूम एक स्टोर रूम जैसा था। रूही आरव को देखते हुए एक कोने में एक फोटो फ्रेम को लेकर चुपचाप बैठा था। रूही धीरे से आरव के पास जाती है और बैठ जाती है। रूही आरव के कंधे पर हाथ रखकर, आरव। रूही की आवाज़ सुन आरव रूही को देखता है। कुछ पल रूही को देखने बाद आरव रूही के गले से लग जाता है। रूही धीरे धीरे आरव की पीठ सहलाने लगती है। रूही समझ रही थी कि आरव रो रहा था। रूही ने कभी आरव को ऐसे नहीं देखा था, इसलिए उसकी आंखें भी नम हो गई थी। रूही आरव को पीठ सहलाते हुए, क्या हुआ आरव, अब तो बता दीजिए। रूही की बात सुन आरव रूही से अलग होता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। आरव रूही की आंखों में देखते हुए, जानना चाहती हूँ। रूही आरव की आंखों में देखते हुए, आपके दर्द से जुड़ना चाहती हूँ। हालांकि रूही को पता था कि सच्चाई में अब उसके पापा भी शामिल हो गए। रूही की बात सुन आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आरव दीवार से टक्कर, ये मेरा घर है जिसे आज लोग सिंघानी हाउस के नाम से जानते हैं, और ये मेरे मॉम डैड का रूम है जिसे उसने स्टोर रूम बना दिया। आरव एक बार रूही को देखकर सामने देखते हुए बोलता है, 15 साल पहले मेरी एक प्यारी सी फैमिली थी। मॉम डैड, चाचा चाची, दादू और मेरी 2 बहनें। मेरे डैड ने खुराना इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। चाचा डैड की हेल्प करते थे। मोम और चाची एक एनजीओ चलाते थे। मैं घर का बड़ा बच्चा था। मेरी 2 बहनें, वे दोनों ट्विंस। चाचा चाची की बेटा पूरे दिन आरव भाई कहकर मेरे पीछे घूमती रहती थी। कहते हुए आरव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। रूही आरव की स्माइल देखकर खुद भी मुस्कुरा देती है। आरव आगे कहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर शायद सब खत्म होने वाला था, इसलिए क्योंकि फिर हमारी जिंदगी में साहिल रावत आया। ये बोलकर आरव रूही को देखने लगता है। वे जानना चाहता था कि रूही अपने पापा के खिलाफ सुन पाएगी या नहीं। रूही आरव को अपनी तरफ देखता पाकर उसके बगल में दीवार से टिक कर बैठ जाती है। रूही आरव के हाथ थामकर उसे आगे बोलने का इशारा करती। हालांकि उसके लिए आसान नहीं था। किसी भी बच्चे के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ सुनना आसान नहीं होता, पर रूही को सच जानना था। आरव बोलना शुरू करता है, साहिल डैड का असिस्टेंट था। धीरे धीरे उसने डैड से दोस्ती कर ली। उसका हमारे घर आना जाना होने लगा। चाचा और दादू भी उस पर विश्वास करने लगे थे। एक दिन साहिल अपने दोस्त विजय सिंघानिया को हमारे घर लेकर आया। विजय के पास नौकरी नहीं थी। डैड ने साहिल के विश्वास पर उसे नौकरी दे दी। कुछ महीनों तक सब कुछ सही चल रहा था। विजय भी हमारे घर आता था। हम सबको वे दोनों बहुत अच्छे लगते, पर हमें क्या पता था कि वे दोनों हम प्रॉपर्टी के लालच में हैं। हाँ, फिर हमारी जिंदगी की वे रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। बोलते वक्त आरव के हाथ कांप गए थे, मानो उसकी आंखों के सामने वंजर आ गए। रूही आरव का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उस आरव की हालत देखी नहीं जा रही थी। रूही आरव बीच में ही, बोलने दो रूही, बहुत वक्त से अपने दिल में तो दर्द दबा रखा है, आज निकल जाने दो, तकलीफ होगी पर मुझे इस दर्द से आज़ादी मिल जाएगी, बोलकर आरव गहरी सांस लेता है। रूही, ठीक है बोलिए। आरव एक आह भरते हुए, हम सब हमारे फार्म हाउस पर घूमने गए थे। साहिल और विजय, वे भी दोनों साथ ही थे। डैड के दोस्त ओम सागर यानी मेरे अंकल, वे भी हमारे साथ थे। रूही, ओम अंकल मतलब करण भाई के पापा। रूही की बात पर आरव हाँ में सर हिला देता है। आरव, हमारी वहाँ पर आखिरी रात है और मेरी फैमिली की भी आखिरी रात। सब अपने अपने रूम में थे, तभी बाहर से आवाज आने लगती है। फ्लैशबैक। बाहर से आवाज आ रही थी। सभी अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। बाहर हॉल में विजय और साहिल खड़े थे और पूरे हॉल में चारों तरफ गुंडे खड़े थे। अरुण, आरव के डैड, विजय साहिल, ये क्या है? विजय साहिल, क्या है ये सब? साहिल शैतानी मुस्कान के साथ, आखिरी रात है तुम लोगों की। रवि आरव रवि आरव के चाचा, क्या मतलब है तुम्हारा? विजय, मतलब यह है कि तुम आज सब मरोगे और फिर तुम सबकी बारी, प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस हमारा होगा। इतना बोलकर विजय और साहिल हंसने लगता है। रोना, हमने तुम पर इतना विश्वास किया और तुम? विजय चिढ़ते हुए, बस कर, ये इमोशनल ड्रामा मेरा मूड नहीं सुनने का। वैसे तेरे घर की औरतें बड़ी हसीन है। रवि चिल्लाते हुए, विजय साहिल आवाज नीचे। नीता, आरव की मोम, शर्म नहीं आती तुम दोनों को अपना भाई माना और तुम हमारे बारे में छे। विजय घिनौनी हंसते, अरे माना तो तुमने था, मैंने नहीं माना। आखिर इतनी कमाल की चीज को अपनी बहन कौन बनाएगा? माया, आरव की चाची, सच में बहुत बेशर्म हो तुम। साहिल, बंद करो ये ड्रामा, फिर विजय से खत्म करते हैं सबको। विजय, सबसे पहले इस बुड्ढे को खत्म करूंगा। अरुण गुस्से में, खबरदार, जो मेरे पापा को हाथ भी लगाया तो। अरुण की बात सुन साहिल आदमियों को इशारा करते हैं। सारे आदमी मिलकर अरुण, रवि, नीता, माया, ओम, आरव और उन दोनों मासूम बच्चों को पकड़ लेते हैं। अमर, आरव के दादू, कुछ भी तो कर लो, तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। विजय, बस कर बुड्ढे, मौत सामने खड़ी है और तुझे ज्ञान देने की पड़ी है। इतना बोलकर विजय अमर जी के पेट में चाकू घुसा देता है। विजय चाकू निकालकर साहिल को देता है और फिर साहिल भी उन्हें चाकू मारता है।
अमर जी नीचे गिर जाते हैं। पूरा परिवार चिल्ला रहा था और वे दोनों हैरान हंस रहे थे। अमर जी मर चुके थे। विजय की नज़र उन 8 साल की मासूम बच्चों पर पड़ती है और वे अजीब तरीके से मुस्कुराता है। माया विजय की नज़रों को देखते हुए गुस्से में सोचना भी बस, मेरे बच्चों के साथ कुछ करने की सोचना भी बस। तभी साहिल माया के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। साहिल चिल्लाते हुए चुप हो जा और जो हो रहा है होने दे। विजय अपने आदमियों को इशारा करता है। 2 आदमी मिनी और बिनी को विजय के सामने लेकर आते हैं। विजय साहिल से, तुम्हें मजे नहीं करने। साहिल, नहीं, यहाँ तुम ही मजे करो। विजय से तारी मुस्कान के साथ दोनों को नीचे धक्का दे देता है। आरव जो ये सब देख रहा था वो चिल्लाते हुए, छोड़ दो मेरी बहनों को। साहिल आरव के मुंह पर एक कपड़ा बांध देता है और बोलता है, अब तो चुप रहेगा। विजय और वे दोनों आदमी उन मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। पूरा परिवार मजबूर खड़ा था अपनी आंखों के सामने। ये देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबने अपनी आंखें बंद कर ली थी। माया रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और रवि टूट चुके थे। एक बाप होकर अपनी बेटों की इज्जत नहीं बचा पाए। आरव अपनी आंखें बंद की अपनी बहनों की दर्द भरी चीखें सुन रहा था। जो भाई हर रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता था, वो भाई आज फेल हो गया था। साहिल वहां खड़ा बस सब देख रहा था। कुछ वक्त बाद दोनों की चीखें शांत हो गई थी। आरव धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसका दिल दहल जाता है। जिन पर एक खरोच भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज वही बहन खून से लथपथ पड़ी थी और वे हैवान हंस रहा था। आरव एकटक जमीन पर पड़े अपनी बहनों के खून को देख रहा था। विजय घिनौनी हंसी हंसते हुए, मजा आ गया पर अभी और समझा बाकी है। साहिल मतलब नीता और माया की तरफ इशारा करते हुए, ये दोनों। विजय, हाँ, जब पहली बार देखा था तब से इंतजार कर रहा हूँ। मारने से पहले एक बार अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर लो। अरुण चिल्लाते हुए, बहुत पछताएगा तो। विजय, अबे बस कर, मरने के बाद ऊपर से देख लेना कौन कितना पछता रहा है। कुछ आदमी नीता और माया को खींचते हुए जमीन पर गिरा देते हैं। आरोप अपनी माँ और चाची को देखकर छटपटाने लगता है। पर तो था वो एक बच्चा अपने बाप को नहीं छुड़ा पाया। विजय के साथ करीब 5 आदमियों ने मिलकर वही सबके सामने नीता और माया के साथ जबरदस्ती की। वे दोनों चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उन हैवानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वे सब उन चीखों में दर्द सुन रहा था। अरुण और रवि पूरी तरह से टूट गए थे। ना ही वे अपने बच्चों को बचा पाए, ना ही अपनी बीवी को। जबरदस्ती करने के बाद विजय नीता और माया को चाकू से मार देता है। आरोन मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है और सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो अपनी नजर फेर लेता है। विजय, अब तुम सबकी बारी। बोलकर विजय और साहिल एक गन लेकर अरुण और कवि रवि के माथे के बीचों बीच गोलियां मार देते हैं। गोली की आवाज सुनकर आरव डर से कांप जाता है। साहिल ओम जी और आरव की तरफ इशारा करते हुए, अब इन दोनों का क्या। विजय मार देते हैं इन दोनों को भी। इससे पहले कि विजय कुछ करता है, एक आदमी बाहर से आकर, बाहर बॉस, पुलिस की गाड़ी यहाँ आ रही है। साहिल हैरानी से, पुलिस यहाँ कैसे। विजय, वो सब छोड़ो, इस पूरे फार्म हाउस पर आग लगा दो। बोलकर विजय और साहिल वहां से चले जाते हैं। कुछ आदमी मिलकर पूरे फार्म हाउस पर आग लगा देते हैं और भाग जाते हैं। ओम जी जल्दी से आरव के पास आकर उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं। ओम, आरव बेटा चलो यहाँ से। पर आरव बिल्कुल सुन हो गया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आरव चलते अपने मोम के पास जाकर बैठ जाते हैं। आरव नेताजी का हाथ पकड़ते हुए धीरे से, मोम आरव की बात सुन नीता की जी आंखें खोलती है। उनके पास थोड़ी सी सांसें बाकी थी। नेताजी लड़खड़ाते स्वर में, आरव बेटा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें वहाँ वापस आना होगा। अब अपने परिवार का बदला लेने के लिए किसी को मत छोड़ना। उसके साथ ही उनकी सांसें रुक जाती है। आग फैलता देखो ओम जी जल्दी से आरव को पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। दूर से आरव उस फार्म हाउस को जलते हुए देख रहा था। एक चीख के साथ आरव घुटने के बल जमीन पर गिर जाता है। आरव आंखों में ज्वालामुखी सा लावा ले, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को सजा मिलेगी। यहीं से जन्म हुआ था एक ही का। आरव सब कुछ बताते हुए बुरी तरह से रो रहा था। रूही आरव को गले लगा शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर आरव आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। थोड़ी देर में आरव शांत हो जाता है। रूही देखती है कि आरव बेहोश हो गया है। रूही आरव को बेहोश देखकर घबरा जाती है। रूही आरव का गल थपाते हुए, आरव उठे, आरव प्लीज उठिए ना। फिर चिल्लाते हुए करण भाई का करण उस रूम में आता है। रूही रोते हुए, भाई आरव। करण जल्दी से आरव को सहारा देकर खड़ा करता है। रूही भी एक तरफ से सहारा देते हुए दोनों आरव को सीधे कार में बैठाते हैं। रूही, भाई हॉस्पिटल चले। करण लड़ाई करते, नहीं 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 रूही, आरव को हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं, हम घर चल रहे हैं। करण की बात पर रूही कुछ नहीं बोलती। कुछ वक्त बाद डॉक्टर आरव को चेक कर रहा था। करण खड़ा था और रूही आरव के एक साइड बैठी थी। डॉक्टर, इन्हें पहले की अटैक आया है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर अपनी बात खत्म करते हैं। तभी युग, नित्या और तनु रूम में जाते हैं। तनु नित्या रो रही थी और तनु उसे कंसोल कर रही थी। नित्या रोती हुई, आज कितने सालों बाद आरव भाई को पैनिक अटैक आया है। तनु, रिलैक्स नित्या, जीजू अब ठीक है। तनु आज नित्या के साथ रेस्टोरेंट में थी जब युग का फोन आया था, पर फिर नित्या ने आरव का पास्ट तनु को बता दिया था। रूही एकटक आरव को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। करण, उस हादसे के बाद डैड आरव को हमारे घर ले आए थे। मेरा भाई बिल्कुल शांत हो गया था। डैड ने आरव की हालत देखते हुए इंडिया से बाहर जाने का फैसला किया। फिर हम सब न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। वहां पर आरव का ट्रीटमेंट चला। कुछ वक्त बाद आरव बोलने तो लगा, पर आरव से एक बन गया था जिसके अंदर इमोशन नहीं है। बोलकर करण चुप हो जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। नित्या रूही से, मुझे नहीं पता था कि आप उसी इंसान की बेटी हैं। नित्या की बात सुन रूही सर हिला उठाकर नित्या को देखते हैं। नित्या की आंखों में रूही ने हमेशा अपने लिए प्यार और इज्जत देखी थी। आज उन्हीं आंखों में रूही अपने लिए नफरत देख रही थी। नित्या आगे बोलती है, आप उस इंसान का खून है जिससे आरव भाई की खुशी छीन ली, इसलिए आरव भाई ने आपसे शादी की थी। वे आपको तड़पाकर बदला लेना चाहते हैं। यू नो व्हाट, मुझे नफरत हो रही है आपसे। पहले आपके उस बाप ने अपने साथी के साथ मिलकर आरव भाई की फैमिली छीन ली और आज आपकी वजह से भाई को फिर से उसी दर्द से गुजरना पड़ा। सब लोग हैरानी से नित्या को देख रहे थे। तनु, नित्या क्या बोल रही तुम, जो भी हो उसमें रूही की क्या गलती। नित्या गुस्से से, आरव भाई की भी कोई गलती नहीं थी, इनके पापा की वजह से। विजय सिंघानिया ने उनकी जिंदगी में आया और उस विजय ने आरव भाई की आंखों के सामने रेप किया और उनके सामने वहां खड़े सब देख रहे थे। इतना बोल नित्या एक नजर रूही को देखकर चली जाती है। तनु एक बार
रूही फिर कर्ण को देखती है, कर्ण भी तनु को देखता है, दोनों मुंह फेर कर चले जाते हैं। युग नित्या के पीछे गया था कर्ण रूही को ध्यान रखने का बोल चला जाता है। एक ही विला में सबके रूम थे, बेशक कोई रहता नहीं था। नीता रूम में जाकर बेड पर बैठ जाती है। वो कुछ समय लंबी लंबी सांसें ले रही थी। युग रूम में आता है। युग क्या था ये नीता? नित्या क्या था? युग तुमने रूही भाभी को इतना कुछ क्यों कहा? इन सब में उनकी क्या गलती थी? नित्या गुस्से में तो तुम रूही भाभी का सपोर्ट करने आए हो। युग ऐसा नहीं है नित्या, इन सब में रूही भाभी की कोई गलती नहीं है। नित्या आंखों में आंसू लिए, गलती तो आरव भाई की भी नहीं थी। तुमने देखी थी ना उनकी हालत। युग नित्या के सामने घुटनों पर बैठते हुए, नित्या जो हुआ वे गलत था पर वे भी इनोसेंट है। नित्या तो मुझे कुछ नहीं सुनना। नित्या प्लीज, एक नित्या बीच में ही गुस्से, नहीं सुनना मुझे। वैसे तुम क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो? उनका लगती क्या है वे तुम्हारी? युग गुस्से में, नित्या डोंट क्रोस योर लिमिट्स। नित्या रोती हो, तुम उसकी वजह से मुझ पर गुस्सा करो। यू नो व्हाट, बाहर में जाओ। नित्या की बात सुन युग युग गुस्से से रूम में चला जाता है। गेस्ट रूम में कर्ण रूम में आता है और तनु को हक कर लेता है। तनु जल्दी से कर्ण से अलग होती है। तनु गुस्से में, तुम्हारी बहन मेरी रूही को इतना कुछ बोल रही थी और तुम चुप थे। कर्ण शांति से, तनु नित्या गुस्से में थी और उसका मैं मतलब नहीं था। दोनों गुस्से में थी, इसका मतलब ये नहीं कि वे रूही को कुछ भी बोलेगी। कितना हट हुआ होगा रूही को। करण सब हट तो सब है ना। तुम नित्या को सपोर्ट कर रहे हो, करण करोगे भी तो तुम्हारी बहन जो है। पर तुम ये भूल गए कि रूही भी तुम्हें भाई बोलती है। करण तुम गलत समझ रहे हो। उस वक्त अगर मैं कुछ बोलता तो बात बढ़ जाती और नित्या मुझसे नाराज हो जाती। दोनों बिना भाव के तो तुमने रूही को हट होने दिया। सही है, आके खून का रिश्ता सबसे पहले आता है। तुम्हारे लिए भी तुम्हारी सगी बहन पहले आती है। करण गुस्से से, तुम मुझे जज कर रही हो। तुम करण की आंखों में देखते हो और बिल्कुल सही जज कर रही हो। करण क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी नहीं हो। तुम चिल्लाते हो, क्या करूँ मैं हाँ क्या करूँ? आज रूही इतनी हट थी, उसके दिल के जज्बात उसकी आंखों में दिख रहे थे। अरे उसे अपने पापा के बारे में इतना बड़ा सच पता चला और फिर नित्या ने भी फिर करण के करीब होकर, करण भी रूही मेरी फैमिली है, बड़ी बहन की तरह प्यार किया है मैंने उसे, तुम्हें पता है। मैं कभी भी किसी को मौका नहीं देती थी कि कोई रूही को कुछ बोले, पर आज मेरे ही सामने करण तनु मैं रूही को अपनी बहन मानता हूँ। उसकी कंडीशन समझ सकता हूँ मैं। तनु तेज आवाज में नहीं समझ सकती क्योंकि बहन मानने और होने में फर्क होता है। तुमने आज दिखा दिया है। करण को भी अब गुस्सा आ गया था। करण गुस्से में, तुम अभी कुछ भी समझने की हालत में हो। बेटर होगा कि हम बाद में बात करें, बोलकर करण चला जाता है। दोनों वहीं जमीन पर बैठ जाती है। आरो और रूही का रूम आरो को धीरे धीरे हो जाता है। आरो अपनी आंखें खोलकर आसपास देखता है। रूही, आरो आप ठीक तो है, बोलकर धीरे से आरो को बैठा देती है। आरो बिना किसी भाव के, मैं यहाँ। रूही, वो आपको पहने की कटे का आदत करण भाई और मैं आपको घर ले आई। रूही की बात सुन आरो को सब कुछ याद आ जाते। आरो सर्द लहजे में, तुम जाओ यहाँ से, मुझे के लिए रहना है। रूही, पर आरो तेज आवाज में, रूही मैंने कहा जाओ यहाँ से। आरो की तेज आवाज सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही आरो की आंखों में देखती है। आज उसे आरो की आंखों में बेगानापन दिख रहा था। रूही रूम से बाहर चली जाती है। आरो रूम का डोर लॉक करके वहीं दरवाजे पर से टिक कर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज पर फिर से ये बात हावी हो गई थी कि रूही उस इंसान की बेटी है जिसकी वजह से उसकी खुशियां छीनी थी, क्योंकि विजय को उसकी जिंदगी में लाने वाला साहिल ही था। रूही एक रेस्ट रूम में जाती है और सीधे उस रूम के बाथरूम में चली जाती है। अब रूही के रुके हुए आंसू तेजी से बहने लगते हैं। रूही गेट से लगकर नीचे बैठ जाती है। वह बुरी तरह रो रही थी। रूही रोते हुए, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया पापा? आप मेरे हीरो थे पर आप तो विलेन निकले। आपने एक मासूम बच्चे के सामने उसका पूरा परिवार छीन लिया। शर्म आती है मुझे कि मेरे अंदर आपका खून है। मैं आपकी बेटी हूँ। एक अच्छी लाइफ जो आपने मुझे दी, वे सब न जाने कितने लाशों से गुजरे। नफरत हो गई है मुझे आपसे पापा। नहीं मिस्टर साहिल रावत, आई रियली हेट यू, बोलते हुए रूही बहुत रो रही थी। उधर आरो भी गेट से लगकर बैठा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे और चेहरे पर दर्द। आरो, मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। ऐसा नहीं है रूही, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें खुद से दूर गया। अगर अभी तुम मेरे सामने होती तो मेरे ऊपर साहिल रावत के लिए नफरत हावी हो जाती, जो तुम पर उतरते और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आज सभी के दिन में दर्द था और सबके दर्द एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात को भी कोई खाना नहीं खाता। रूही वापस रूम में नहीं गई थी, वे गेस्ट रूम में ही थी। आज नींद किसी की आंखों में नहीं थी। आरो अपने पास्ट को याद कर और रूही से दूर होकर जाग रहा था। वहीं रूही अपने पापा का इतना बड़ा सच और नीता की बातें सुनकर टूट चुकी थी। ऊपर से आरो का भी है ना। तनु करण से नाराज थी, वे भी आज रूही को बचा नहीं पाई। करण तनु की बातों से हटता। नित्या को आज पता चला कि रूही उस इंसान की बेटी है जिसकी वजह से आरो के साथ इतना कुछ हुआ और युग नित्या से नाराज था। सभी परेशान थे। अगली सुबह सभी डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए चेयर पर बैठ जाते हैं। सभी चुपते। रूही एक नजर आरो को देखती है जो बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था, इमोशनल लेस। तनु, रूही जल्दी खा ले, हमें कॉलेज के लिए निकलना है। अकरण, मैं तुम दोनों को कॉलेज छोड़ दूंगा। तनु गुस्से से, कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत थी तब तो कुछ किया नहीं, तो अब चुप रहो। तनु की बात सुन सब तनु को हैरानी से देखने लगते हैं। रूही क्या बोल रही है तू? और करण भाई से ऐसे क्यों बात कर रही है? तनु उस टोन में, रूही भाई नहीं है तेरा कोई भाई अपनी बहन को रोने के लिए नहीं छोड़ता। फिर करण को देखते हो, भाई कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। नित्या तनु से, तुम करण भाई को ऐसे बात नहीं कर सकते। तनु और रेली, वैसे तुम तो बोले हुई, आखिर बहन जो हो। युग, हुआ क्या है? तनु चिल्लाते हो। हुआ यह है कि नित्या ने रूही को कल इतना कुछ बोला और सब चुप थे। क्या रूही किसी के लिए मैटर नहीं करती? तनु की बात सुन आरो हैरानी से नित्या और फिर रूही को देखता है। रूही भी आरो को देखकर अपना सर नीचे कर लेती। आरो सर्द लहजे में, क्या कहा था नित्या ने? तनु, ये आप नित्या से ही पूछ लीजिए ना, बोलकर तनु नित्या को घूरने लगती है। वहीं करण एक्टर तनु को देख रहा था। आरो नित्या की तरफ अपना रुख करता है। नित्या, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। आरो भाई, भाभी उस इंसान की बेटी है जिसकी वजह से
सब कुछ हुआ। आरो सर्द लहजे में, तो इन सब में रूही की क्या गलती? आरो की बात सुन रूही आरो को हैरानी से देखने लगती है। कल ही तो आरो ने रूही को रूम से निकाला रहा था और अब वे रूही को सपोर्ट कर रहा था। नित्या भाई, मुझे पता चल गया है कि आपने रूही भाभी से बदले के लिए शादी की थी। आरो तेज आवाज में, नित्या मैंने रूही से शादी की क्योंकि वह मेरे और रूही के बीच की बात है। तुम्हें हक नहीं है इस मामले में बोलने का। इनफैक्ट किसी को भी हक नहीं है मेरे और रूही के मैटर में बोलने का। नित्या न मांगो भाई, आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। करण, आरो सही बोला है। नित्या, तुम रूही की से बेवजह नफरत कर रही हो। नित्या, मैं रूही भाभी से नफरत नहीं करती हूँ। करण भाई, अगर तुम नफरत न होती अगर करण भाई, अगर नफरत होती तो मैं इन्हें भाभी नहीं बुलाती। मैं बस नाराज हूँ और डिसअपॉइंट भी हूँ। क्यों? रूही भाभी उस इंसान की बेटी है। रूही मेरे हाथ में नहीं है ना नित्या की, मैं उनकी बेटी हूँ। हम खुद अपने पेरेंट्स चूज नहीं करते। रूही की बात सुन नित्या कुछ नहीं बोलती। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। राव कोल्ड वॉइस आरो कोल्ड वॉइस में, आज के बाद कभी भी रूही पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और ना ही रूही की डिसरिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी की वजह से मेरी रूही हर्ट हो। किसी की मतलब किसी की भी नहीं, किसी की भी वजह से। आरव ने ये बात बेशक शांति से कही थी पर उसकी आवाज में एक वार्निंग थी जो सबने नोटिस कर ली थी। तो रूही चल, रूही का हाथ पकड़कर, रूही को मैं ड्रॉप कर दूंगा, तुम करण के साथ चले जाओ बोलकर बिना तनु की बात सुने आरव रूही को लेकर चला जाता है। तनु एक नजर करण को देखकर बाहर चली जाती है। करण बाहर आकर देखता है कि तनु पैसेंजर सीट पर बैठी है। देखकर करण हल्का सा मुस्कुरा देता है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। इधर युग घर से निकलने वाला था कि नित्या उसका हाथ पकड़ लेती है। युग उलटकर नित्या को देखता है। नित्या मासूम सी शक्ल बनाकर, आई एम सॉरी। नित्या की बात सुन युग अपनी नजर फेर लेता है। नित्या जल्दी से युग के सीने से लग जाते हैं। नित्या रोते हो, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कल बदतमीजी की। आई नो, मैंने तुमसे बहुत रूड तरीके से बात की पर मैं गुस्से में थी, कुछ भी बकवास कर दी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। युग नित्या को खुद से अलग कर उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ नित्या और मैं तुमसे नाराज रह भी नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम उस वक्त गुस्से में थी। चलो अब रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। युग की बात सुन नित्या मुस्कुरा देती है। आरो के कार में आरव पार्टीशन लगाकर रूही को गोद में बिठा लेता है। रूही बस आरव को देख रही थी। आरव भी रूही की आंखों में देख रहा था। देखते देखते रूही की आंखें नम हो जाती है। आरव रूही को गले लगाकर, सच डोंट क्राई स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। सॉरी नित्या ने तुम्हें इतना कुछ बोला और मुझे पता भी नहीं चला। आरव रूही का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, सॉरी कि मैंने तुम्हें रूम से निकाल दिया, पर यह करना जरूर था। अगर तुम्हें बाहर नहीं भेजता तो तुम्हें हट कर देता। रूही भर रहा है गले से। मुझे लगा कि इसके आगे ऐसे आगे आरो रूही को कुछ भी नहीं बोलने देता क्योंकि इसके होंठ रूही के होठों पर थे। आरो रूही को डीपली किस करने लगता है। रूही भी आरो के गले में अपनी बाहें डालकर आरो का साथ दे रही थी। करीब 15 मिनट बाद आरो रूही के होठों को छोड़ता है और रूही के सर से अपना सर जोड़ लेता है। दोनों की आंखें बंदी। आरो आंखें खोलकर, आई नो स्वीट हार्ट, तुम क्या सोच रही थी, पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें हट करूंगा। आरो की बात सुन रूही अपनी आंखें खोल देती और आरो की आंखों में देखने लगती है। दोनों के सर अभी भी जुड़े हुए थे। आरो फर्क पड़ता था मुझे कि तुम उसकी बेटी हो, पर जब तुमसे मिला तो पता चला कि तुम उसके जैसे नहीं हो। तुम प्योर हो, प्योर सोल जो दूसरों की तकलीफ में खुद रो बैठा, तुमसे नफरत करते हुए प्यार कर बैठा। सनक के हद तक प्यार कर बैठा मैं तुमसे। और एक बात, मैं कभी किसी भी वजह से तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरी जीने की वजह हो। आरव की बात सुन रूही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रूही आरव के गले लगकर, आई लव यू आरव। आरव रूही पर अपनी पकड़ कसते हुए, आई लव यू स्वीट हार्ट। तभी कार रुकती है। रूही आरव से अलग होती है और आरव के गाल पर किस करके कॉलेज चली जाती है। आज उसने अपना एक असाइनमेंट सबमिट करना था। आरव रूही को जाते हुए देख रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल रूही को अपने पास रखने के लिए कह रहा था। फिर आरव खुद को शांत कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रूही और दोनों असाइनमेंट सबमिट करके कॉलेज से बाहर निकलती है। और तनु रूही, एक मिनट में रुक, मैं एक चॉकलेट लेकर आती हूँ। रूही ठीक है। रूही चलते हुए रोड की तरफ आ गई थी तभी उसका फोन बजता है। रूही अपना फोन निकाल कर देखती है। इतने में एक ट्रक आकर रूही को बुरी तरह से धक्का दे देता है। रूही थोड़ी दूर पर गिरती है। वो ट्रक वहां से निकल जाता है। ऑफिस में आरो अपने चेयर पर टिकाकर आंखें बंद के बैठा था। अचानक आरो आंखें खोलकर उठता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।